मेरा परिवार 100 वर्षों से कांग्रेस का परिवार है। मेरे पितामह पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी, उन्होंने 1923 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और ये 2023 का वर्ष चल रहा है। इस तरह कांग्रेस की सदस्यता लिए हुए हमारे परिवार को 100 वर्ष हो गए। इस बीच स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और वे 1931 में और 1942 में 2 बार उनको सजाएं हुई। जितने गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलनों में उनकी बराबर सहभागिता रही। वे बड़े गांधीवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और सुर्खी विधानसभा से 1952 में पहली बार निर्वाचित हुए। फिर 1957 से लेकर 1967 तक 2 बार सागर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और फिर 1972 से 1977 तक सागर विधानसभा के वे सदस्य निर्वाचित हुए। वे एक बड़े पत्रकार, एक बड़े साहित्यकार, कवि के रूप में उनकी स्थापना है और लगभग 25 किताबें, कविताओं की, खंड काव्य, नाटक, ये सब उनके प्रकाशित हैं। तो एक परंपरागत कांग्रेस परिवार को मैं प्रतिनिधित्व देता हूँ और चूँकि मैं खुद जनसेवा से निरंतरता के साथ 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और इन 30 वर्षों में मैंने स्वयं कांग्रेस के बैनर तले अपनी राजनीतिक शुरुआत करी थी। छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी थी और छात्र आंदोलनों में मेरी सहभागिता रही। बड़े बड़े आंदोलन, छात्र आंदोलन मेरे द्वारा किए गए। देखिए, झील को लेके जो मेरी मनोदशा है वो इस शहर के हर एक जागरूक व्यक्ति की मनोदशा है। जब हम उस झील के सामने से निकलते हैं तो मन में एक ग्लानि होती है, एक पीड़ा होती है। लगातार अनेकों वर्षों से वो झील लोगों के लिए भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बन गई है और हद तो तब हो गई कि जब इस बार उस झील की खुदाई जो 1 मीटर के लगभग की जाना थी और शहर की जनता ने ये देखा नहीं कि खुदाई कब हुई और कागजों में हमें मालूम चला कि झील की खुदाई हो चुकी है। 100% भ्रष्टाचार का यदि कोई नमूना है तो वो सागर झील है, जहां पर अर्थवर्क के नाम पर 100% का भ्रष्टाचार हुआ है। करीब 80 करोड़ से ऊपर के वहां पेमेंट्स भी हो गए। लेकिन जनता, जो कि शहर के बीच में झील है, यदि वहां से कोई मिट्टी निकलती है बाहर तो दिखाई देती है। छोटा तालाब, जब जन भागीदारी से छोटे तालाब का काम हो रहा था तो उस समय हजारों लाखों डंपर मिट्टी वहाँ से निकली। लोगों ने देखा, जहाँ पे लोगों ने अपना पैसा लगाया था। यहाँ पे सरकारी पैसा था, इसलिए उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, जो भाजपा के नेता हैं, उनको कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। और इसमें जीता जागता एक भ्रष्टाचार सागर तालाब में हुआ है और आज भी बारिश में कहीं कोई उसमें काम दिखाई नहीं दे रहा है ना। आज जलकुंभी का साम्राज्य है, कहीं कोई उसके नीचे गहराई नहीं हुई है। मोंगा, उन्होंने गहराई के नाम पर क्या किया कि मोंगा जो था, मोंगा को तोड़ा गया और उसकी 1 मीटर की ऊंचाई बढ़ा दी गई। मतलब आपने पूरे तालाब को खोदने की बजाय सिर्फ मोंगा बंधान को 1 मीटर ऊंचा कर दिया, जिसमें भराव क्षेत्र बढ़ जाए। जबकि पैसा मिला है आपको खुदाई का, वो खुदाई पूरे तालाब में कहीं दिखाई भी नहीं दी। एनजीटी ने ये कहा कि यहाँ पर तालाब के किनारे अतिक्रमण है और अतिक्रमण कुछ रसूखदार लोगों के हैं और सत्तारूढ़ दल का जो मातृ संगठन है उसका भी उसमें कब्जा है। और सबसे बड़ा एक और दुर्भाग्य है कि आज जो साइड में जो रोड डाला गया वो भी वहीं जा रहा है और एक सो कॉल्ड एलिवेटेड कॉरिडोर जिसको गलत जगह से शुरू करके गलत जगह उतारा गया है। आज बस स्टैंड से शुरू करा आपने, चकरा घाट पे उतारा, तो चकरा घाट पे जहां आपने उतारा है उसके बाद वहां से जो गाड़ियां कहाँ जाएंगी? पुराने शहर में आप ट्रैफिक को कहाँ ले जाएंगे? ये स्मार्ट सिटी की बड़ी दुर्दशा है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट नहीं है। मैं शहर की आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मकान बनाने में 30, 35, 40 लाख रुपए लगते हैं, आपका मकान दिखाई देता है। यहाँ 1600 करोड़ रुपया इस शहर में खर्च हो गए हैं, वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है? ये जनता से सीधा प्रश्न है। जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका पैसा
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ये एक सागर की जनता का एक बड़ा अपमान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में डॉक्टर गौर के नाम को संबोधित ना करके दिया है। ये हम सागर वासियों का अपमान है। हम सागर वासियों के दिल में डॉक्टर गौर निवास करते हैं। जब सागर के लोगों की ये अपेक्षा थी कि जब देश में बाकी लोगों को, जो महामानव हैं, महान लोग हैं, उनको भारत रत्न से विभूषित किया जा रहा है, तो हमारे अपने क्षेत्र के डॉक्टर हरि सिंह गौर को क्यों नहीं? डॉक्टर हरि सिंह गौर सिर्फ सागर तक केंद्रित व्यक्ति नहीं थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, और इसके अलावा वे बुद्धिज़्म के स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म से लेके अनेक ग्रंथों के बड़े रचयिता थे, और जिनको जापान में सम्राट के बराबर बिठालकर उनको जो सम्मान दिया गया था वो देश के लिए बड़ा सम्मान था। तो आज इतनी बड़ी महान मूर्ति के लिए, जिन्होंने कानून की बड़ी बड़ी किताबें लिखी, जो एक बड़े कानूनविद थे, और सबसे बड़ी बात थी कि देश के संविधान की हम जो बात करते हैं उस संविधान सभा के वे एक सदस्य थे। आज और संविधान सभा के सदस्य होने के नाते जब उनसे मैंने वाक्य पढ़ा है कि जब उनसे संविधान सभा में अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव डॉक्टर गौर का आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस समय अपनी मातृभूमि में अपना कर्ज चुकाने के लिए लगा हूँ। अपने सागर, अपने जो उनका मातृभूमि थी, जन्मभूमि थी, उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प उनके पास था। इसलिए उन्होंने केंद्र में जो हमारा संविधान सभा थी उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेने से मना कर दिया था, और एक साधारण सदस्य के रूप में भी संविधान सभा में शामिल हुए। उनके इस काम के लिए कम से कम हम, ये शहर तो बड़ा कृतज्ञ है, ये मध्य प्रदेश भी बड़ा कृतज्ञ। हम मोदी जी से अपेक्षा करते थे कि वे कम से कम अपने भाषण में एक बार डॉक्टर गौर को नमन तो कर लेते, एक बार उनका नाम तो ले लेते। तो ये क्या हमारी सागर की जनता का अपमान नहीं है? हम लोगों की तो हमेशा से ये मांग रही है कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वे भारत रत्न के हकदार हैं। क्योंकि आज उन्होंने जितना काम देश के लिए किया है वो हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन उनको इस बात से अछूता रखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सागर का अपमान भी है। आपने रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराए, एक भी साधन। मैं चैलेंज करता हूँ अपने जो राजनीतिक मित्र हैं, जो भाजपा में हैं, चाहे विधायक हों या दूसरे लोग हों, मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि आप लोग बताएं कि आपने क्या प्रयास किए और क्या चीज़ आई है। आज धरातल पे हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार के कौन से साधन आपने उपलब्ध कराए? ये प्रश्न पूछना चाहिए हमारे क्षेत्र की जनता को। जब ये वोट मांगने आपके पास आए, आप इनसे पूछो कि आपने क्या हमारे बच्चों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था करी थी क्या? रोजगार के नाम पर आज अवैध शराब बेचे जाने के लिए हमारा युवा मजबूर है। जब कोई संस्था प्राइवेट में भी खोली जाती है तो उसको जितनी सीट दी जाती है उसके हिसाब से उसको रिक्वायर्ड एरिया दिया जाता है, उसको उतने संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। आज एक बड़ा दुर्भाग्य है कि सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय जब से बनाया गया तब से हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, छात्राओं को वहाँ पर पढ़ने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, और चूँकि नेशनल बेस पे उसके एडमिशन होते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे अवसर मुहैया नहीं हो पाते। पहली मांग तो मेरी ये है कि सागर विश्वविद्यालय चूँकि हमारे अपने क्षेत्र के लिए बनाया गया विश्वविद्यालय था, इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ पर एक विशेष परसेंटेज 30 से 40% का सागर के लोगों के लिए होना चाहिए, जिसमें हमारा सागर का नौजवान, सागर का युवा, सागर की छात्र छात्राएँ उसमें बहुत आसानी के साथ में उनको वहाँ एडमिशन मिल पाए, है ना, जिसकी व्यवस्था अभी नहीं है। दूसरी, हमारे क्षेत्र में 2 कॉलेजेस हैं एक कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय और दूसरा कन्या महाविद्यालय। इन दोनों महाविद्यालयों में जितनी स्ट्रेंथ है उतनी वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। एडमिशन पे एडमिशन, लगातार एडमिशन लिए जा रहे हैं। जितने एडमिशन है, क्या उसके अनुपात में वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हुई? वहाँ पर स्टाफ उस तरह का रिक्रूट किया गया? क्या वहाँ पर कोई बड़े स्थान को डेवलप करा गया? आज लगभग 13,000 बच्चियाँ हमारे शासकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ रही हैं। यदि 13,000 बच्चियाँ एक साथ वहाँ पहुँच जाए ना, तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, बैठने की तो दूर की बात है। आज एक क्लास में 35 से 40 की स्ट्रेंथ बैठती है। आप कल्पना करें कितना बड़ा यूज एरिया चाहिए।
क्या वो हमारे कन्या महाविद्यालय में हैं? उन्होंने एक राजघाट रोड पर एक बिल्डिंग कन्या महाविद्यालय की बन रही है, लेकिन वो भी उसके लिए नाकाफ़ी है। दूसरा, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की बात करें तो कला और वाणिज्य महाविद्यालय में लगभग 13,500 से 14,000 की इनरोलमेंट है। आज इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को आपने ले लिया है, बच्चे क्लास में बैठाने की व्यवस्था नहीं है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। बच्चा एडमिशन कैसे डिग्री लेने के लिए ले रहा है या ज्ञान लेने के लिए ले रहा है? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने शिक्षा को एक बड़ा मजाक बना के रखा हुआ है। सिर्फ अकेला बच्चों को एडमिशन दे दिया है, आप क्लास में आओगे नहीं, क्योंकि बिठाने की जगह नहीं है, आप लाओगे कहाँ से? ये तो घोटालों की सरकार है। व्यापम घोटाला पहले भी मध्य प्रदेश के लोगों ने भोगा है, जिसमें लगभग 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इतना बड़ा घोटाला देश के इतिहास में बड़ा नहीं, इसके पहले नहीं हुआ। और व्यापम घोटाला 2 अभी पटवारी परीक्षाओं के रूप में हमारे सामने आया। इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, एक भी साफ सुथरी परीक्षाएं नहीं हैं। जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, आज लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, उनसे आप फीस ले रहे हो, बड़ी मोटी फीस ले रहे हो। 400 से लेके 1,000 रुपये तक की फीस जमा कराई जाती है। उस फीस के एवज में कई बार तो परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं बीच में ही। उस फीस का क्या हुआ मालूम नहीं। और उसके बाद वे सारे के सारे एक मिली भगत के तहत वहीं के वहीं सीटों का आपसी बंटवारा हो जाता है। उनको प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं और जिनको प्रश्न पत्र मिल जाते हैं वे सेलेक्ट हो जाते हैं, और आम जनता जो है, आम छात्र छात्राएं मुंह देखते रह जाते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ एक बड़ा छल भाजपा की सरकार कर रही है, और इन्हीं युवाओं के वोट से इनने सरकार बनाई थी। मैं इन युवाओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको चेतने की आवश्यकता है, आपको जागृत होने की ज़रूरत है कि आज जिन लोगों ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आज आने वाले जो समय है, जो आपको वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में दिया था, 21 वर्ष की आयु थी। राजीव गांधी जी के योगदान सबसे बड़ा है कि उन्होंने 18 वर्ष के लोगों को वयस्क मताधिकार दिया था। मैं 18 वर्ष से ऊपर के सारे नौजवानों से आग्रह करता हूँ कि आप सबके पास एक बड़ा हथियार आपके वोट है। आप इस वोट का बहुत सोच समझ कर उपयोग करें, और ऐसी सरकार जो आपके भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपका वो एक कीमती वोट बहुत काम आने वाला है। हमारे मेडिकल कॉलेज को देखना है तो लोग एक बार विजिट करके अंदर आए। गंदगी, टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, जो मरीजों के लिए बेड लगे हुए हैं उनके नीचे ईंटें लगी हुई हैं। हम किन किन चीज़ों को गिनाएं आपको? सागर मेडिकल कॉलेज एक खुद गंभीर रूप से बीमार महाविद्यालय है। जो वहाँ का चिकित्सालय है वो खुद गंभीर रूप से बीमार है, उसको इलाज की आवश्यकता है, और इसके लिए जनता को बहुत चेतने की ज़रूरत है। हमारे वर्तमान विधायक जी बार बार उसका विजिट करने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्या विजिट करते हैं, क्या देख के आते हैं, क्योंकि उसकी दशा तो ज्यों की त्यों है, जहाँ थी वैसे ही। और आपने कोरोना का उल्लेख किया। कोरोना का जो पीरियड था वो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कलई खोल के रख देता है। आज उस दौरान जो सागर के लोगों को जो पीड़ा हुई है, जिनके परिवार से कोई व्यक्ति कोरोना में हताहत हुआ है, कि उस व्यक्ति के साथ पूछिए कि सागर की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। आज कहने को इतना बड़ा महाविद्यालय है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी हमें आपको बहुत अच्छे से मालूम है। उस ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों के प्राण पखेरु उड़ गए, ये सागर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। रही बात जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिनकी आप बात कर रहे थे, वे सारे के सारे इन मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए प्रोफेसर्स चला रहे हैं। इनको क्या इस बात के लिए अधिकार गवर्नमेंट दे रही है कि आप एक साथ आप नौकरी में रहते हुए आप वहाँ प्राइवेट कॉलेज चलाएं? लेकिन हमारे ये जनप्रतिनिधि जो सत्तारूढ़ दल के बैठे हुए हैं, इन सबका वरदहस्त उनके ऊपर है, जिसके कारण वे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में वे अपने नोट छापने का काम भी कर रहे हैं। अभी भाई साहब देखा गया कि जिला अस्पताल में कहीं शवों को चूहे उतर रहे हैं, बिल्कुल। कभी जो उनकी मर्चुरी की क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी पिछली आंखें निकाल कर चूहे ले गए। मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक हम सबके साथ जिसका हम सबका सम्मान करते हैं, उस सबको हम सम्मान पूर्वक उसको जलाए या दफना नहीं पा रहे, क्योंकि वो उसको खंडित कर दिए। चूहे जो है उसकी आंखें निकाल के ले गए। तो जब ये मोटे मोटे चूहे भ्रष्टाचार रूपी जिनको इतना पैसा
उन सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए, वे सब इनके पेट पालने के लिए लग रहा है, तो चूहे तो शवों को उतरेंगे ही। और दूसरी बात यह है कि हमारे सागर में कोरोना में बीना में रिफाइनरी में 200 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल बना था, वो कहाँ गया? 200 करोड़ की कोई कीमत नहीं होती क्या? ये प्रश्न जनता को चुनाव में पूछना चाहिए। जिन्होंने उस 200 करोड़ के उस समय तो बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ कर रहे थे कि हम कोरोना से लड़ने के लिए एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर खोल रहे हैं, एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लगा रहे हैं जिससे पूरे मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। कहाँ गए वे? रात गई बात गई। प्रश्न जिंदा है और जनता को इन प्रश्नों को ध्यान रख के अपने उन जनप्रतिनिधियों से पूछना भी चाहिए, आपका अधिकार है। दलितों पे अत्याचार ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि सीधी में एक युवक पर पेशाब कर दी गई। सीधी का एक पेशाब कांड बड़ा चर्चित पेशाब कांड है जो लोगों के बीच में आया। उसके बाद एक दलित के चेहरे पे मल पोता गया। एक घटना हमारे अपने बुंदेलखंड के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र में बरोदिया नौनागिर में घटित हुई, जहाँ पे एक 18 वर्ष के नौजवान को बड़ा अपराधी बता दिया गया। मैं स्वयं कल हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर आए थे, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। मैंने वहाँ खुद लोगों को देखा कि एक बच्ची जो उसकी बहन थी उस लड़के की, उसने 2019 में कुछ दबंगों के खिलाफ में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वे दबंग जो है इस पर लगातार इस बात के लिए प्रेशर बना रहे थे कि वो केस वापस ले ले। वो केस वापस नहीं लिया तो उसके भाई के ऊपर लगातार केस पे केस लाद दिए गए और उसको एक अपराधी निरूपित करने की कोशिश की गई। उसको उन दबंगों ने मारा और उसके बाद उसको भीड़ से पिटवाया, उसकी फलस्वरूप उसकी मौत हो गई। आज दलितों पे अत्याचार करने के मामले में भाजपा नंबर 1 है। आज दिखाने को ये रविदास जी का स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सागर आते हैं और मंदिर का नाम लेते हैं और स्मारक की शिला भूमि पूजन करके चले जाते हैं। आज इस समाज का एक सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने शिक्षा की अलख इस देश में जगाई थी, जिन्होंने अपने समाज के लिए शिक्षा में जागृत होने के लिए आह्वान किया था और उनके ही यह प्रयास थे कि आज हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान की रचना करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। आज देश के उन संवैधानिक जो संस्थाएं डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित कराई गई थी, ये भाजपा के लोग उन पर ही चोट कर रहे हैं, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे जुडिशरी व्यवस्था हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था हो, या जितनी भी संवैधानिक इकाइयाँ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम ये लगातार कर रहे हैं। जो हमारे भारत के संविधान की प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल का अपमान कर रहे हैं। तो ये दलितों के तो कभी हितैषी है ही नहीं है। ये सरकारी नौकरियों में लगातार इस बात की इनकी कोशिश रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए और इसी कारण से वैकेंसी ही खत्म कर रहे हैं। आज जितनी भी सरकारी उपक्रम है उनको लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकारी उपक्रम रहेंगे ही नहीं तो उसमें सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी और जब सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी तो SC ST OBC के लिए हमें आरक्षण देना नहीं पड़ेगा। तो एक बड़ी सोची समझी साजिश जो हमारे इस दलित पिछड़े समाज के साथ में की जा रही है, वो बड़ा विचारणीय प्रश्न है और उस पर उस समाज के लोगों को ये बात सोचना पड़ेगी। क्या 20 साल में आपको युवाओं की याद नहीं आई? क्या 20 साल से युवा पीड़ित नहीं था? आपको स्टाइपेंड चुनाव आते याद आ गए? क्या है, कमलनाथ जी जिस स्तर पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रहा है, उससे भाजपा की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब उनको ये लग रहा है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं, सारे सर्वे उनके अगेंस्ट हैं। अब कैसे हम एन कैन प्रकार, कांग्रेस ने जब 1500 रुपये नारी शक्ति के लिए घोषणा करी कि हम अपनी नारियों के सम्मान के लिए 1500 रुपये देंगे, तो इनने आनंद फानन में बिना कोई प्लान के, बिना कोई सोच विचार के, इन्होंने 1000 रुपये प्रति महिला के लिए उन्होंने कहा कि हम लाडली बहना को हम 1000 रुपये देंगे। फिर भी उनको लगा कि ये कहीं कोई हम चूक हो रही है,
फिर उनने रक्षाबंधन पे 250 रुपये देने की बात करी। अरे भैया, आपने 2014 में जब रसोई गैस का सिलेंडर 370 और 380 रुपये आता था, आज 1120 रुपये में मिल रहा है। आपके रहते हुए 750 रुपये लगभग हमारे यहाँ रसोई गैस पर हर महीने आप इतने वर्षों से लगातार लेते जा रहे हो, और आप 250 रुपये देने की बात कर रहे हो। ये हमारे क्षेत्र की महिलाओं का अपमान कर रहे हो आप त्यौहार मनाने के नाम पर उनको एक मजदूरी दे रहे हो, भीख दे रहे हो क्या? कांग्रेस उनका सम्मान करती है। कांग्रेस उनके सम्मान के लिए उन्होंने कहा कि हमारी देश की महिलाएं इस देश का आधार स्तंभ है, वो परिवार का आधार होती हैं। यदि महिला सशक्त होगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। देखिए, 2008 में मध्य प्रदेश को इन्होंने बीमारू राज्य की संज्ञा दी थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। जो मध्य प्रदेश का टैक्स के रूप में जो पैसा केंद्र से वापस आता है वो दिया नहीं जा रहा था। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी ने कर्ज लेने की बजाय अपने संसाधनों से मध्य प्रदेश की सरकार को जितना बेहतर तरीके से संचालित कर सकते थे उससे अधिक संचालित करने की कोशिश करी और चलाया। बीओडी रोड उन्हीं के समय की थी, जो बाद में दूसरी सरकार ने बनाई। भाजपा ने उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। आज 2008 के बाद ये 2023 का वर्ष चल रहा है। 2003 से इसकी शुरुआत होती है, 3 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और आज 20 वर्ष होने को आए, 2023 का वर्ष चल रहा है। इन 20 वर्षों में सिर्फ 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार का रहा, बाकी समय भाजपा की सरकार का रहा। आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश पे है। आप ऋण लेके घी पीने का काम कर रहे हैं। आज 4 लाख करोड़ में आपने क्या काम किया? आपने क्या प्रदेश का विकास कर दिया? आज इतने में तो हर घर को, आज हर व्यक्ति का घर होना चाहिए था, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होना था और मध्य प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित होना था, जो कि हुआ नहीं। और लेकिन आज मध्य प्रदेश के लोगों को 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति जो पेट में भी है ना, उस बच्चे के ऊपर भी आ गया। ये बड़ा दुखद प्रश्न है ये। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको इस बात के लिए देखना भी पड़ेगा कि आपको जिस तरह की ये चीज़ें देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए फंड की क्या व्यवस्था इन्होंने करी है? क्या ये ऋण लेके आपको बांट रहे हैं या कोई अपने संसाधन डेवलप करके बांट रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं ना। आज यदि आप कोई अपने, आज एक घर का भी बजट बनता है। आज एक घर में किसी व्यक्ति को 100 रुपये की आय होती है तो वो अपने घर का बजट बनाता है कि हम इतने पैसे इसके लिए रखेंगे, इतने पैसे इसके लिए रखेंगे। ये नहीं होता है कि हमारे पास 100 रुपये की हमारी आय है और हमने 400 रुपये बाहर से लेके 500 रुपये महीने के खर्च कर रहे हैं, तो हम बाकी 400 रुपये कब चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे? कोई उसकी प्लानिंग थी? कोई प्लानिंग है आपके पास में? तो इस समय इन्होंने आनंद फानन में जिस तरह की जो योजनाओं पे जो धन देने का काम किया है, लोगों को लोक प्रलोभन देने का काम किया है, इसके पीछे कोई इनकी सोच नहीं थी। सिर्फ कांग्रेस की देखा देखी कि कांग्रेस कहीं सत्ता में ना आ जाए, इस बात से बचने के लिए, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार का इतना बड़ा पुलिंदा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो ये सारे के सारे लोग जेल जाएंगे। भय का माहौल उनके अंदर व्याप्त हो गया था। जो 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही है, उससे भाजपा के लोगों में एक भय व्याप्त था। हनी ट्रैप का मामला आ गया था, व्यापम का मामला था। ऐसे जो माफिया राज था, जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, जितनी मिलावटखोरी थी उसके खिलाफ कमलनाथ जी ने बहुत व्यापक तरीके से मध्य प्रदेश में कैंपेन चला रखा था। क्योंकि उनका सोचना था कि हमारे प्रदेश की जनता को शुद्ध के लिए युद्ध, उनका ये स्लोगन था, शुद्ध के लिए युद्ध, कि हम जनता को मिलावटी चीज़ों से हम मुक्त करें। आज हर चीज़ में मिलावट का काम हो रहा है। तो ये एक पूरा रैकेट था जो कमलनाथ जी के खिलाफ खड़ा था, और इन सबको इस बात के लिए सहयोग मिल गया और उन्होंने कांग्रेस के कुछ गद्दार विधायकों को खरीद कर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। तो आज जो सरकार काबिज है, ये तो अतिक्रमण की हुई सरकार है, ये तो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। देखिए, सागर एजुकेशन का एक बड़ा हब है, और यदि यहाँ पर ठीक ढंग से इसको विकसित किया जाए तो आज जैसे कोटा में नीट को लेके, जेईई को लेके तैयारियां कराई जाती हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में बड़े एलीट प्रोफेसर्स हैं,
एमिनेंट टीचर्स वहाँ पर हैं। हम उन टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक सागर में इस तरह का एक एजुकेशन हब तैयार करें। उससे हमारे अपने शहर में बाहर से लोग पढ़ने आएंगे। जब लोग बाहर से पढ़ने आएंगे तो उनको रहवास की व्यवस्था भी हमारे लोगों के बीच में ही होगी, उनको खाने खिलाने के लिए होटलें भी हमारे बीच में ही चलेंगी। तो एक बड़ी इंडस्ट्री जो है हम एजुकेशन इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर पाएंगे। दूसरा, इस शहर में विस्तार की ज़रूरत है। आज पूरा शहर पुराने स्तर पर है। आज नगर निगम हमारी बहुत छोटी नगर निगम है। आज इसको 5 किलोमीटर सराउंडिंग बढ़ने की ज़रूरत है। जब 5 किलोमीटर विस्तार होगा तो हम नए उद्योग धंधे उन क्षेत्रों में ला पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे क्षेत्र की सीमाएं हैं 48 वार्डों में, वहाँ पर कोई बड़े उद्योग धंधे लाने की संभावना नहीं हो सकती। तो हमें एक बड़ी सोच बनाना पड़ेगी कि हम अपने इस शहर को विस्तारित करें। जब हम शहर को विस्तारित करेंगे तो नई नई कॉलोनियाँ आएंगी। आज हो क्या रहा है, इन 1600 करोड़ को आपने 48 वार्डों में खर्च कर दिया और विकास कहीं दिख नहीं रहा। इस 1600 करोड़ में यदि हमने एक सेक्टर वाइज एक नया शहर डेवलप करा होता तो एक पूरा का पूरा सागर जैसा एक नया सागर बस गया होता। तो एक विज़न की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत है और एक स्मार्ट सोच की ज़रूरत है कि अकेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाने से काम नहीं होता। स्मार्ट सिटी को में लोग भी स्मार्ट होना चाहिए और जनता को भी स्मार्टनेस के साथ में उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। हमारे यहाँ हवाई सुविधाओं की कमी है। आज सागर में लोग आना नहीं चाहते। भोपाल से सागर लगभग 200 किलोमीटर, जबलपुर से सागर 150-200 के बीच में। आज हवाई कनेक्टिविटी हमारे आसपास कहीं है ही नहीं। खजुराहो में हवाई कनेक्टिविटी है तो वो भी लगभग इतनी दूरी पे है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यदि हम सागर में कोई व्यापार के रूप में कोई नया इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें तो बाहर के लोग सागर आएंगे कैसे, क्योंकि उनका समय जो है ट्रेन के माध्यम से बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। और इस चक्कर में जो है हमारा सागर जो है पिछड़ा हुआ था और पिछड़ा है अभी भी। और आगे यदि उसको विकसित करना है तो एक एयरपोर्ट की कल्पना सागर में होना चाहिए। और जैसे ढाना में एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, तो हवाई पट्टी से बढ़ के हमें हवाई अड्डा सागर में एक बड़ा डेवलप करना पड़ेगा। सागर जो है नेचुरल रूप से बड़ा समृद्ध है और कुछ अच्छी लोकेशंस जो हैं वो शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सागर विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कैंपस है उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे तो उस समय उन्होंने सागर को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। तो एक नैसर्गिक रूप से एक इतनी सुंदर और समृद्ध क्षेत्र को हम फिल्म सिटी के रूप में डेवलप नहीं कर पाए। उसका कारण है कि हम हवाई अड्डा जब बनाएंगे तो बाहर के लोग बहुत आसानी के साथ सागर आ जा पाएंगे और वो सागर की लोकेशंस का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। जब वो बेहतर उपयोग करेंगे तो आप मान के चलें कि यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन मुहैया होंगे, यहाँ के लोग अभिनय के क्षेत्र में आगे आएंगे और यहाँ की जो होटलिंग की व्यवस्था हो या आवासीय व्यवस्थाएं हो उन सबको लाभ मिलेगा। तो समग्र रूप से जो है सागर का विकास जब यहाँ पर हम नई सोच के साथ लाएंगे, सागर को एक नई दृष्टि देंगे, तब सागर जो है एक विकसित सागर के रूप में स्थापित होगा। मेरी कल्पना यही है कि यदि सागर की कांग्रेस ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और सागर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं सागर को अपनी इन कल्पनाओं के साथ एक फलता फूलता सागर बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। वोटरों के रूप में हम देखें तो 2,04,000 लोग हमारे सागर के सम्मानीय वोटर्स हैं। लेकिन जब वोट गिरती है तो अमूमन 70% के रूप में वोट गिरती है। हम 70 में से 2 दलों में या और दूसरे प्रत्याशियों में उन वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जीतने वाले व्यक्ति को बमुश्किल से 45 से 50,000 60,000 वोट मिलती है। हम 2 लाख के लोग सिर्फ 25% के व्यक्ति को अपना विधायक बनाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप जागृत हों, जागरूक हों। आज जिस तरह के प्रलोभन चुनाव के दौरान लोग देने का काम करते हैं उनसे ऊपर उठ के क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सोचकर अधिक से अधिक वोट दें, ताकि कम से कम जो है हमारा जो जनप्रतिनिधि बने वो उसको 50% से ऊपर आपका मत मिलेगा। तो निश्चित तौर पे माने जब आपका इतना बृहद सहयोग और समर्थन जिस व्यक्ति को मिलेगा तो वो इस क्षेत्र के लिए जीवटता के साथ काम करेगा। सत्ता में हो या ना हो,
वह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित होगा और वो लड़ाई लड़ेगा। और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।